हेलो बच्चों, चलो हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन 28 पीजीबीपी का। उसको स्टार्ट करने से पहले है ना, पीजीबीपी से रिलेटेड मैंने कल तुम लोगों को बहुत सारी बातें बताई थी। एक चीज़ अपन और डिस्कस कर लेते हैं। जब भी अपन बिजनेस के प्रॉफिट कैलकुलेट करने की बात करते हैं अकाउंट्स में, तो अकाउंट्स में हमने सीखा होगा कि देयर आर टू बेसिस, है ना, ऑफ अकाउंटिंग। टू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। व्हाट आर द टू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? एक होता है कैश बेसिस और एक होता है अक्रूवल बेसिस, जिसको हम मर्केंटाइल बेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, हम अकाउंटिंग में इन दोनों में से कोई भी बेसिस फॉलो कर सकते हैं। आई होप अब तुम लोग एग्जीक्यूटिव में और इंटर में हो तो तुम लोगों को ये बेसिस पता होंगे, है ना। कैश बेसिस में हम क्या करते हैं, जो भी कैश रिसीव होता है वो रिकॉर्ड करते हैं एज रेवेन्यू, मतलब वो रिकॉर्ड होता है, और जो पे होता है वो रिकॉर्ड होता है। जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस है वो रिकॉर्ड नहीं होते। अक्रूवल में जब ट्रांजैक्शन होता है तो हम रिकॉर्ड करते हैं, भले ही कैश मिला हो, चाहे पे हुआ हो या नहीं हुआ हो। ठीक है, तो हम अकाउंटिंग में ये दोनों में से कोई भी बेसिस फॉलो कर सकते हैं, जो भी हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल हो। प्रोफेशनल्स के लिए, जैसे डॉक्टर्स वगैरह के लिए कैश बेसिस ज़्यादा सूटेबल होता है। ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग के लिए अक्रूवल बेसिस सूटेबल होता है। तो पीजीबीपी की इनकम कैलकुलेट करते टाइम भी तो हमको डिसाइड करना पड़ेगा ना, बिजनेस है तो बिजनेस में हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कैश बेसिस से जा रहे हैं या अक्रूवल बेसिस से जा रहे हैं। ठीक है, तो एक्ट में बोला है बेटा कि आप दोनों में से कोई भी बेसिस फॉलो कर सकते हो। ठीक है, आपकी इनकम उसी बेसिस से कैलकुलेट होगी जो बेसिस आप रेगुलरिटी के साथ अप्लाई करते आए हो। तो बेटा अगर आप कैश बेसिस अप्लाई करते आए हो विथ रेगुलरिटी, तो आपकी पीजीबीपी इनकम निकालते टाइम अपन कैश बेसिस फॉलो करेंगे। अगर आप अक्रूवल बेसिस फॉलो करते आए हो तो हम अक्रूवल बेसिस को ही फॉलो करेंगे पीजीबीपी इनकम कैलकुलेट करते टाइम। ठीक है, हमको करना तो वही है ना, हमको रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस ही करना है। ठीक है, बस हमको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि ये एक्सपेंसेस में कुछ डिसअलाउड एक्सपेंसेस भी होते हैं, उनको अलग कर देना है क्योंकि वो अलाउड नहीं है। तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करते टाइम अगर आप कैश बेसिस फॉलो कर रहे हो तो कैश बेसिस से ही आप ये कैलकुलेट करो। अगर आप अक्रूवल बेसिस फॉलो कर रहे हो तो अक्रूवल बेसिस से कैलकुलेट करो। ठीक है, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो कि हम अकाउंट्स बनाते टाइम फॉलो करते हैं, वैसे इनकम टैक्स के अंदर भी बेटा बहुत सारे स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। ICDS अपन बोलते हैं। ठीक है, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। ये जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हमको इस लेवल पर एप्लीकेबल नहीं है। जो ICDS होते हैं वो फाइनल लेवल पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, कुछ ICDS की बातें हमें करनी पड़ेंगी छोटी मोटी, पर वो हमको बाद में करनी पड़ेंगी, उसका अभी कोई काम हमको नहीं है। ठीक है, तो बेटा ये मुझे बताना था कि आप दोनों में से कोई भी बेसिस जो आप रेगुलरली अप्लाई कर रहे हो उसी बेसिस को आप यूज़ करोगे पीजीबीपी कैलकुलेट करते टाइम भी। ठीक है, चलो अब आते हैं सेक्शन 28 से। ठीक है, मैं इससे रीड करवा रही हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा डिटेल्ड लिखा हुआ है ताकि आपकी फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से बन जाए, और उसके बाद अपन शॉर्ट नोट से रीड कर लेंगे, है ना। तो एक बार अच्छे से समझ लोगे, उसके बाद फिर से बार बार ये बड़े डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, आप शॉर्ट नोट से पढ़ लोगे, दैट विल बी सफिशिएंट। चलो देखो, सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन ऑफ पीजीबीपी हेड। चार्जिंग सेक्शन क्या बताता है किसी भी हेड का? चार्जिंग सेक्शन हमको ये बताता है कि उस हेड के अंदर
कौन कौन सी चीज़ें टैक्सेबल होंगी, ठीक है। हम पीजीबीपी हेड के अंदर क्या क्या चीज़ें लेंगे इनकम में, ठीक है। हम इनकम में क्या क्या चीज़ें लेंगे अंडर पीजीबीपी हेड, ठीक है। चलो देखते हैं कि करके। सबसे पहला पॉइंट बहुत सिंपल है, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। जो भी इनकम आपको हो रही है बिजनेस और प्रोफेशन करके, वो पूरी की पूरी इनकम आपको इसी हेड के अंदर लेनी है। बिजनेस और प्रोफेशन का मतलब मैंने कल के वीडियोस में समझाया हुआ है ना। जो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट 2 लिया था उसमें मैंने समझाया हुआ है बिजनेस और प्रोफेशन। बिजनेस और प्रोफेशन परस्यू करके जो भी इनकम आप कमाओगे वो पूरी की पूरी पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी, ठीक है। जो भी आपने बिजनेस किया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ना, उससे जो भी आपको प्रॉफिट या गेन हुआ, एंड प्रॉफिट और गेन्स की अगर बात करेंगे तो लॉस भी कवर हो जाएगा बेटा इसमें, वो पूरा का पूरा पीजीबीपी हेड में जाएगा। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। और क्या चीज़ें जाएंगी पीजीबीपी हेड के अंदर, इनकम में हम और क्या क्या लेंगे पीजीबीपी हेड के अंदर। सबसे पहले लिखा है सेकंड पॉइंट में, एनी कंपनसेशन और अदर पेमेंट्स ड्यू और रिसीव्ड बाय। कोई भी कंपनसेशन या कोई भी अदर पेमेंट जो मिल रही है या जो मिलने वाली है, ठीक है। किसको मिलने वाली है, क्यों मिलने वाली है कंपनसेशन, ठीक है। देखो ए पॉइंट में क्या लिखा है, एनी पर्सन बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड मैनेजिंग द होल और सब्सटैंशियली द होल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द इंडियन कंपनी और द अफेयर्स इन इंडिया फॉर एनी अदर कंपनी at or in connection with the termination of his management or office or the modification of any terms or conditions relating thereto। कोई एक पर्सन जो एक इंडियन कंपनी के अफेयर्स को मैनेज कर रहा था या फिर कोई और कंपनी के अफेयर्स इंडिया में मैनेज कर रहा था, उसका जो वो टर्म्स एंड कंडीशंस था या उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो टर्मिनेट कर दिया गया, मतलब उसको मैनेजमेंट से अलग कर दिया गया कि अब तुम मैनेज नहीं करोगे। वो मैनेज कर रहा था, मतलब मान लो कि मैंने किसी कंपनी की ब्रांच, यहाँ पर कंपनी ने ब्रांच खोली और उसको मैनेज करने का पूरी जिम्मेदारी उसने मुझे दे दी, तो उस पूरी ब्रांच को मैनेज करने की जिम्मेदारी मेरे पर है। अब उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ टर्मिनेट कर दिया और मुझे कंपनसेशन पे कर दिया। मैं एम्प्लॉय नहीं थी, मुझे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मैनेजमेंट दिया हुआ था उस कंपनी का, ठीक है, इन इंडिया। तो अब उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, मुझे कंपनसेशन मिला। मुझे जो कंपनसेशन मिला वो मेरे हाथ में पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा, ठीक है। या उन्होंने मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस को मॉडिफाई कर दिया, उन्होंने मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस को अगर मॉडिफाई कर दिया, ठीक है, और मुझे कंपनसेशन मिला, ठीक है, तो वो जो कंपनसेशन मिला वो मेरे हाथ में पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा, ठीक है। दूसरा ये लिखा है कि अगर कोई पर्सन होल्ड कर रहा था एजेंसी इन इंडिया फॉर एनी पार्ट ऑफ एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ एनी अदर पर्सन, कोई एक प्रिंसिपल है, उसका एजेंट मैं हूँ, उसकी एजेंट मैं हूँ, उसका बिजनेस की एक्टिविटीज़ में यहाँ पर एज एन एजेंट रन कर रही हूँ। अब उसने मेरी एजेंसी के टर्म्स को मॉडिफाई कर दिया या उसने मुझसे एजेंसी ही ले ली, ठीक है, उसने मुझसे एजेंसी ही ले ली और मुझे क्या मिला, कंपनसेशन मिला, ठीक है।
या मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस को, एजेंसी के टर्म्स एंड कंडीशंस को मॉडिफाई कर दिया और मुझे कंपनसेशन पे किया, तो मुझे जो कंपनसेशन मिलेगा वो मेरे हाथ में पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा, ठीक है, क्योंकि एजेंसी बिजनेस रन करना मेरे लिए तो बिजनेस था ना, ठीक है। इसके बाद थर्ड में लिखा है एनी पर्सन फॉर और इन कनेक्शन विद द वेस्टिंग इन द गवर्नमेंट or in any corporation owned or controlled by the government under any law for the time being in force of the management of any property or business। मान लो बेटा कि तुम एक प्रॉपर्टी मैनेज कर रहे थे, एक प्रॉपर्टी तुम्हारे कंट्रोल के अंदर थी, ठीक है, तुम उसको मैनेज कर रहे थे। अब उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने की अथॉरिटी तुमने गवर्नमेंट को दे दी, या ऐसा बोलो कि गवर्नमेंट ने तुमसे वो अथॉरिटी ले ली और तुमको कंपनसेशन पे कर दिया, ठीक है। मान लो कोई बहुत पुराने राजा का महल है जिसको मैनेज करने का काम तुम्हारे पास था, ठीक है, गवर्नमेंट को तुमने वो अथॉरिटी ट्रांसफ़र कर दी और गवर्नमेंट ने तुमको कंपनसेशन पे कर दिया। ये जो कंपनसेशन तुमको मिला वो भी तुम्हारे हाथ में पीजीबीपी हेड में ही टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट है बेटा एनी पर्सन बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड at or in connection with termination or modification of the terms or conditions of any contract relating to his business। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास था विच वॉज रिलेटिंग टू बिजनेस, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। मान लो मेरे पास बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट था, बिल्डिंग बनाना मेरा बिजनेस है, मेरे पास बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट था, वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया सामने वाले ने, उसको मेरा काम पसंद नहीं आया, उसने मुझे कंपनसेशन पे किया, वो कंपनसेशन मेरे हाथ में कहाँ पे टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा, ठीक है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस से रिलेटेड अगर टर्मिनेट होता है, ठीक है, तो वो मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा अंडर द हेड पीजीबीपी, ठीक है। तो ये थी कंपनसेशन से रिलेटेड बातें। तो बेटा ये जो सेकंड वाला जो पॉइंट था उसमें हमने यही सीखा है कि जो कंपनसेशन मिलेगा, है ना, अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, किसी कंपनी को मैनेज करने का कॉन्ट्रैक्ट था जो कि इंडिया में आप मैनेज कर रहे थे, कोई एजेंसी आप होल्ड कर के रख रहे थे और वो टर्मिनेट हो गई या मॉडिफाई हो गई, या आप कोई प्रॉपर्टी मैनेज कर रहे थे, वो आपने वो जो मैनेजिंग अथॉरिटी थी वो गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दी, वो कंट्रोल आपने गवर्नमेंट को दे दिया, ठीक है, या आपका कोई भी बिजनेस से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई हो गया है या टर्मिनेट हो गया है और आपको कंपनसेशन मिल रहा है, तो वो आपके हाथ में पीजीबीपी हेड में ही टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट ये बात करते हैं इनकम फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विसेज परफॉर्म्ड फॉर इट्स मेंबर्स बाय अ ट्रेड, प्रोफेशन और बिजनेस। आप मान लो एक एसोसिएशन हो, एसोसिएशन ऑफ मेंबर्स, और आप क्या करते हो? आप सामान खरीदते हो और अपने मेंबर्स को बेचते हो, ठीक है, आप अपने मेंबर्स को थोड़ा सा मार्जिन कमा कर बेच देते हो, मतलब आप थोड़ा सा सरप्लस अर्न करते हो, ठीक है। आप दूसरे शहरों से सामान लेकर आते हो, अपने मेंबर्स को सप्लाई करते हो, तो ये क्या हो गया? ये आप सर्विसेज दे रहे हो, किसको दे रहे हो? मेंबर्स को दे रहे हो, और ये क्या है? सर्विस का नेचर क्या है? ट्रेड, ठीक है। या आप अपने मेंबर्स को कुछ सर्विसेज दे रहे हो, प्रोफेशनल सर्विसेज, या आप उनके साथ बिजनेस कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें जो आप सरप्लस कमाओगे ये एक्टिविटी करके, वो पूरा का पूरा पीजीबीपी हेड के अंदर ही टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो कोई भी इनकम डिराइव होगी बाय ट्रेड, प्रोफेशन या सिमिलर एसोसिएशन फॉर स्पेसिफिक सर्विस रेंडर्ड बाय देम टू देयर मेंबर्स,
तो वो पूरा का पूरा पीजीबीपी हेड में ही टैक्सेबल होगा। बहुत सारे एसोसिएशंस, म्यूचुअल एसोसिएशंस अलग टाइप से काम करते हैं। उसमें क्या होता है, सारे मेंबर्स पैसे इकट्ठे करते हैं और किसी पर्टिकुलर काम में वो पैसे लगते हैं। उन एसोसिएशंस की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है, ठीक है। ये उन एसोसिएशंस की बात की जा रही है जो कोई सर्विस पर्टिकुलरली अपने मेंबर्स को दे रहे हैं या कुछ ट्रेडिंग कर रहे हैं अपने मेंबर्स के लिए ही, ठीक है, और उससे इनकम डिराइव कर रहे हैं, तो फिर पीजीबीपी इनकम में टैक्सेबल होगा, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट है बेटा। इसके बाद हाँ, इंसेंटिव्स रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय एसएससी कैरिंग ऑन एक्सपोर्ट बिजनेस। अब बेटा एक्सपोर्ट से रिलेटेड 4 पॉइंट्स आने वाले हैं। ये 4 एक्सपोर्ट, इंपोर्ट का मतलब तुम लोग जानते होगे। इंपोर्ट करना मतलब बाहर से सामान मंगवाना, एक्सपोर्ट करना मतलब यहाँ से सामान बाहर बेचना। जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो गवर्नमेंट आपको बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। जैसे कि आपके पास इंपोर्ट एंटाइटलमेंट है ना। इंपोर्ट एंटाइटलमेंट मतलब आपके पास एक ऐसा लाइसेंस है जो आपको इंपोर्ट करना, कोई पर्टिकुलर सामान इंपोर्ट करना अलाउ करता है। कुछ सामान इंपोर्ट करने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत होती है, उसको हम बोलते हैं इंपोर्ट एंटाइटलमेंट। मेरे पास इंपोर्ट लाइसेंस था, मैंने वो लाइसेंस ही बेच दिया और उससे पैसे कमाए, तो बेटा वो पीजीबीपी हेड में आएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लाइसेंस ग्रांटेड अंडर इंपोर्ट ऑर्डर मेड अंडर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्ट। इसके बाद कोई भी कैश असिस्टेंस अगर मिला है एक्सपोर्ट करने पर, ठीक है, कोई भी कैश, बहुत सारे कैश इंसेंटिव्स गवर्नमेंट देती है एक्सपोर्ट करने वालों को, ठीक है। सब्सिडीज़ मिलती हैं उनको गवर्नमेंट से, बहुत सारी मदद मिलती है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है ना कि एक्सपोर्ट बढ़े ना, इंपोर्ट कम हो, एक्सपोर्ट बढ़े। एक्सपोर्ट करने से फॉरेन करेंसी आती है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो गवर्नमेंट के लिए अच्छी होती हैं, ठीक है। और इंपोर्ट करना उतना ही नुकसानदायक भी होता है। इंपोर्ट करने के फ़ायदे भी हैं कि हमें टेक्नोलॉजी बाहर की मिलती है, बट अब देख रहे हो तुम लोग जैसे कि चाइना है ना, हम इस कोशिश में हैं कि हम चाइना से इंपोर्ट ना करें चीज़ें और चाइना पे डिपेंडेंट ना रहें फॉर एनी टेक्नोलॉजी, ठीक है, क्योंकि वैसा करने से हमारी पूरी की पूरी कंट्री बहुत ज़्यादा खतरे में आ सकती है। बट एक्सपोर्ट को उतना ही फिर बढ़ावा देती है गवर्नमेंट। तो जो भी कैश इंसेंटिव्स मिल रहे हैं बेटा, असिस्टेंस मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, वो पूरा पीजीबीपी हेड के अंदर आएगा। कैश असिस्टेंस मिल रहा है एक्सपोर्ट करने वालों को, बट वो भी तो एक तरीके की इनकम ही हुई ना जो उनको हो रही है, ठीक है, तो वो पीजीबीपी हेड के अंदर टैक्सेबल होगी। इसके बाद बेटा ड्रॉबैक्स, ड्यूटी ड्रॉबैक्स ये होते हैं कि मान लो इंपोर्ट जब मैंने किया तो मैंने कस्टम ड्यूटी पे करी। जब मैं कोई चीज़ इंपोर्ट करती हूँ तो मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, उसको अपन बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। मैंने कस्टम ड्यूटी पे करी, मैं इंपोर्ट करके लेकर आ गई सामान। अब मैंने उससे कोई एक प्रोडक्ट बनाया और मैंने वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर दिया, तो मैंने जो इंपोर्ट करते टाइम जो ड्यूटी पे करी थी वो मुझे वापस से रिफंड हो जाएगी, उसको बोला जाता है ड्रॉबैक, ठीक है। ड्रॉबैक का मतलब क्या होता है, इंपोर्ट करते टाइम जो मैंने टैक्स ड्यूटी पे करी थी गवर्नमेंट को, ठीक है, वो मुझे वापस दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मैं एक्सपोर्ट भी कर रही हूँ, ठीक है। तो बेटा ये जो ड्रॉबैक है, जो ये रिफंड मुझे मिल रहा है, वो भी मेरे हाथ में पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा, क्योंकि ये भी एक तरीके का बेनिफिट है
जो मुझे मिला, एक्स्ट्रा बेनिफिट बिकॉज आई एम एक्सपोर्टिंग माई गुड्स। इसके बाद एक ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम होती है, ड्यूटी फ्री रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट होता है। इस पासबुक होल्डर्स को बेटा टैक्स पे नहीं करना पड़ता, या ये जो सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं उनको टैक्स की छूट होती है ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, तो बेटा मान लो कि मैंने ये जो पासबुक स्कीम है मेरे पास, या मेरे पास ये जो सर्टिफिकेट है वो मैंने किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, तो इसको ट्रांसफ़र करते टाइम जो मुझे प्रॉफिट हुआ वो मेरे हाथ में पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो क्रक्स अगर मैं निकालूं, मेरे पास इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट है, उसको सेल करके जो मैं प्रॉफिट कमाऊंगी वो मेरे हाथ में पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा। जो भी कैश असिस्टेंस मिलेगा अगेंस्ट एक्सपोर्ट वो भी टैक्सेबल होगा। ड्यूटी ड्रॉबैक मतलब रिफ़ंड मिलेगा गवर्नमेंट से मुझे मेरी कस्टम ड्यूटी का, वो भी मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा। और पासबुक स्कीम और सर्टिफिकेट को ट्रांसफ़र करके जो मैं प्रॉफिट कमाऊंगी वो भी मेरे हाथ में पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा। ठीक है बेटा, तो ये 4 पॉइंट्स हैं आपके एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद 5th पॉइंट बोलता है वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट। कोई भी बेनिफिट, कोई भी परक्विजिट बिजनेस में हुआ, ठीक है, परक्विजिट जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है तो सैलरी हेड में जाता है, पर जब परक्विजिट एक क्लाइंट अपने लॉयर को देता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, या तुम्हारा क्लाइंट तुमको देगा, तो वो परक्विजिट तुम्हारे हाथ में पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा। मैंने याद है मैंने लास्ट वीडियो में तुम लोगों को गोल्ड चेन का एग्जांपल दिया था। तुम्हारा क्लाइंट तुमसे खुश हो जाता है और तुमको गोल्ड चेन गिफ्ट कर देता है। उस गोल्ड चेन की मनी वैल्यू कैलकुलेट करोगे और वो तुम्हारे हाथ में पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी, क्योंकि वो गोल्ड चेन तुमको बिजनेस या प्रोफेशन के वजह से मिली है। ठीक है, तो ये 5th पॉइंट था, ये भी पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा। हम सेक्शन 28 पढ़ रहे हैं, 28 में हम वो लिस्ट पढ़ रहे हैं, हम इसको समरी फॉर्म में भी पढ़ेंगे। ठीक है, मैं चाह रही हूँ एक बार अपन रीडिंग पूरी डिटेल फॉर्म में कर लें। इसके बाद है बेटा सम ड्यू टू और रिसीव्ड बाय अ पार्टनर ऑफ द फर्म। इसकी अपन पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। पार्टनर को इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, रेम्यूनरेशन, कमीशन फर्म से मिलता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो पार्टनर को मिल रही हैं वो पार्टनर के हाथ में भी पीजीबीपी हेड में ही टैक्सेबल होती हैं, क्योंकि पार्टनर फर्म के लिए एम्प्लॉय नहीं है। ठीक है, पार्टनर और फर्म का प्रिंसिपल एजेंट वाला रिलेशनशिप होता है। तो ये समझ लो कि एजेंट को जो भी मिल रहा है वो पूरा का पूरा उस पर्सन के हाथ में पीजीबीपी हेड में ही टैक्सेबल होगा। ठीक है बेटा, अब कितना टैक्सेबल होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी सेक्शन 40B के अंदर। ठीक है, 40B के अंदर हम पढ़ेंगे कि कितना कैसे कंप्यूट किया जाएगा पार्टनर के हाथ में इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्यूनरेशन। ठीक है, अभी मैं ये एग्जाम्पल भी नहीं लूँगी और ना ही आप ये रीड करोगे, आप इसको रीड नहीं करोगे अभी, क्योंकि ये 40B से रिलेटेड है। आगे आएगा 40B, तब अपन देखेंगे कैसे कैलकुलेशन करना है। ठीक है, अभी हम कैलकुलेशन में नहीं पढ़ेंगे, हम एक एक करके ही चीज़ों को लेंगे। चलो नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है बेटा सेक्शन 28 के अंदर, वो है एनी सम रिसीव्ड और रिसीवेबल इन कैश और काइंड अंडर एन अग्रीमेंट। इसके अंदर 2 केसेस आते हैं। पहला, जब आप को पैसे मिल रहे हैं फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी
एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, इसमें ऐसा होता है कि आप किसी के साथ अग्रीमेंट कर रहे हो और सामने वाला आपको पैसे पे कर रहा है, ठीक है, उस अग्रीमेंट के अंदर कि आप इस बिज़नेस को या इस प्रोफेशन को कैरी आउट नहीं करोगे। ठीक है, इसका एक अलग नाम भी यूज़ होता है, नॉन कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट करके बोलते हैं इसको, नॉन कॉम्पिटेंट एग्रीमेंट। ठीक है, इसमें आप ये अग्रीमेंट करते हो कि आप किसी सामने वाले को, जिससे भी आप एग्रीमेंट कर रहे हो, उसको आप कंपटीशन नहीं दोगे इन दैट बिजनेस। ठीक है, अगर तुम लोगों ने रॉकेट सिंह देखी होगी मूवी, ठीक है, वो रणबीर कपूर वाली, उसमें रणबीर कपूर एक अलग कंपनी बना लेता है। ठीक है, तो उसका जो बॉस होता है, जो उसका एक्स बॉस होता है, उसको ऑफर देता है कि तुम ये पैसे रख लो और तुम हमारे साथ कंपटीशन मत करो। ठीक है, तो अगर वो पैसे रख लेता तो वो पैसे उसके हाथ में क्या होते, पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होते। ठीक है, तो अगर जैसे मान लो कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और कोई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे पैसे देता है कि तुम इस एरिया में अपनी प्रैक्टिस नहीं खोलोगे, और वो पैसे मैं रख लेती हूँ, तो फिर वो मेरे हाथ में पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाता है। यहाँ पर ये चीज़ याद रखना कि अगर मेरे पास कोई राइट है टू मैन्युफैक्चर, कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने का राइट है मेरे पास, और वो राइट अगर मैं, या पेटेंट या कॉपीराइट अगर मैं किसी और को बेच देती हूँ, तो वो तो कैपिटल गेन में जाता है। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मैं नॉन कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, मतलब मैं कम्पीट नहीं करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ। ठीक है, अग्रीमेंट कर रही हूँ। तो जो पैसे मुझे मिल रहे हैं वो पैसे मेरे हाथ में पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होंगे। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट में कुछ खास बात नहीं है बेटा, इसमें बस ये लिखा है कि अगर आपको कोई गवर्नमेंट से कंपनसेशन मिलता है, ये इसके अंदर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर अंडर द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, मतलब आप इस प्रोग्राम के अंदर कोई गवर्नमेंट आपको कोई चीज़ करने को मना कर देती है और फिर आपको कंपनसेशन मिलता है, वो आपके हाथ में पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल नहीं होता। ठीक है, तो पर ये इतना कोई रेलेवेंट पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट वाज कि आपको नॉन कम्पीटेंस का, मतलब नॉन कम्पीट का क्या मिला है, नॉन कॉम्पीट का कॉम्पनसेशन मिला है, तो फिर वो आपके हाथ में टैक्सेबल होगा अंडर द हेड पीजीबीपी। ठीक है, सेकंड है बेटा, मैंने किसी को पैसे दिए अगर फॉर नॉट शेयरिंग द नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस या फ्रेंचाइज और एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट ऑफ सिमिलर नेचर। मान लो मैंने डोमिनोज का फ्रेंचाइजी लिया, ठीक है, अब मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे पूरे एरिया में कोई और भी डोमिनोज का फ्रेंचाइजी ले ले, तो मैं डोमिनोज को पैसे पे कर रही हूँ कि आप ये पैसे रखो, मैं आपको ये पैसे इसीलिए दे रही हूँ ताकि आप किसी और को डोमिनोज की फ्रेंचाइजी इस एरिया के अंदर ना दो। ठीक है, तो ये जो पैसे डोमिनोज को मिले वो डोमिनोज के हाथ में पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होंगे। ठीक है, जैसे हीरो होंडा का केस है, हीरो जो था, हीरो जो कंपनी है वो पहले सिर्फ बाइसिकल्स बनाती थी। ठीक है, होंडा के साथ होंडा ने क्या किया, हीरो कंपनी को बाइसिकल्स बनाने का नो हाउ शेयर किया। ठीक है, अब हीरो ये नहीं चाहता था, हीरो कंपनी ये नहीं चाहती थी कि ये नो हाउ किसी और के साथ भी शेयर किया जाए। ठीक है, तो हीरो कंपनी ने होंडा कंपनी को पैसे दिए ताकि होंडा कंपनी किसी और के साथ वो नो हाउ शेयर ना करे। ठीक है, तो ये जो पैसे होंडा कंपनी को मिले, ये पैसे होंडा कंपनी के हाथ में
पीजीबीपी हेड के अंदर टैक्सेबल होंगे। ठीक है, समझ में आया है ना। मान लो कि मैंने एक बुक लिखी, अब तुम लोग उसको पब्लिश करना चाहते हो, तो तुमने मेरे से कॉपीराइट ले लिया। अब मैं वो कॉपीराइट किसी और पब्लिशर को भी दे सकती हूँ। तुम नहीं चाहते हो कि मैं वो कॉपीराइट तुम्हारे अलावा किसी और को भी दूँ, तो मुझे पैसे पे कर रहे हो, वो पैसे मेरे हाथ में क्या हो जाएंगे, पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। इसके बाद बेटा कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंसान जो बिजनेस के अंदर है, ठीक है, उसका इंश्योरेंस करवाती है कंपनी या कोई भी बिजनेस, कि अगर जब वो पर्सन, जो वो मेन पर्सन है, वो छोड़कर जाएगा कंपनी को या उसकी डेथ हो जाती है, तो कंपनी को रेपुटेशन या गुडविल लॉस तो होता ही है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखते हैं। ठीक है, तो वो जो पैसा इंश्योरेंस पॉलिसी का कंपनी को या किसी भी बिजनेस को मिल रहा है, वो पैसे उस बिजनेस के हाथ में पीजीबीपी हेड के अंदर ही टैक्सेबल होंगे। ठीक है, वो पैसे, जैसे मान लो मुकेश अंबानी का एग्जांपल लेते हैं, रिलायंस कंपनी ने कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखी है मुकेश अंबानी की। अब मुकेश अंबानी जब भी रिटायर होंगे, छोड़ेंगे, ठीक है, मैनेजरियल पोजीशन रिलायंस के अंदर, तो कंपनी को कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मिलेगा। जो कंपनी को पैसा मिलेगा वो पीजीबीपी हेड के अंदर टैक्सेबल होगा। पर अगर मुकेश अंबानी को पैसे मिलेंगे तो वो अदर सोर्सेज के अंदर जाएंगे। ठीक है, ये हो गया कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। इसके बाद अच्छा, इंश्योरेंस पॉलिसी पे बोनस भी मिलता है। अगर तुमने इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई होगी तो तुमको पता होगा। मान लो कि इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द लाइफ टाइम है, पर 5 साल बाद, 10 साल बाद कुछ बोनसेस मिलते जाते हैं, कंपनी को मिलेंगे, वो कंपनी के हाथ में पीजीबीपी हेड में ही टैक्सेबल होंगे। इसके बाद सेकेंड लास्ट है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन इट्स कन्वर्जन एज कैपिटल असेट। इसका थोड़ा बहुत डिस्कशन अपन ने कैपिटल गेन्स में भी किया था। कन्वर्टिंग कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड इज टैक्सेबल अंडर कैपिटल गेन्स, and converting stock in trade into capital asset is taxable under PGBP. Converting stock in trade into capital asset is taxable under PGBP. ठीक है, और लास्ट वाला है बेटा, कोई भी कैपिटल असेट बेचना दैट इज फॉलोइंग अंडर सेक्शन 35AD। ये अभी समझ में नहीं आएगा, इसको अभी के लिए अपन छोड़ते हैं। 35AD करके एक सेक्शन आएगा पीजीबीपी के ही अंदर थोड़ा आगे जाकर, तब मैं बताऊंगी कि इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है और इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो ये थे बेटा सेक्शन 28 के पॉइंट्स। इसको अपन समरी से भी एक बार देखते हैं। चार्जिंग सेक्शन 28, following income shall be taxable under the head PGBP. Any profit or gain in any business or profession, ये पहला पॉइंट था हमारा। सेकेंड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, कैश कंपनसेटरी सपोर्ट या ड्यूटी ड्रॉबैक, मतलब जो टैक्स का रिफंड मिलता है वो। इसके बाद ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम या ड्यूटी फ्री रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट, इनको बेचकर प्रॉफिट कमाना। ठीक है, ये सारे टैक्सेबल होते हैं अंडर पीजीबीपी। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से जो अमाउंट मिला वो, गिफ्ट बेनिफिट परक्विजिट बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर जो मिला, इंटरेस्ट सैलरी बोनस कमीशन रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, जो कि हम 40B में देखेंगे कि कितना क्या कैसे कैलकुलेट होता है। नॉन कम्पीट फीस, ठीक है, नॉन कम्पीट फीस, नॉट
carrying out any activity in relation to any business or profession, or not sharing any know-how, patent, copyright, trademark etc. ठीक है, ये भी PGBP के अंदर टैक्सेबल होता है. इसके बाद हमने वो एसोसिएशन और मेंबर वाला पढ़ा था. इनकम डिराइव्ड बाय ट्रेड, प्रोफेशन, सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विसेज परफॉर्म्ड फॉर इट्स मेंबर्स. मेंबर्स के लिए जो सर्विसेज परफॉर्म की गई. इसके बाद कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू कैपिटल असेट, उसका फेयर मार्केट वैल्यू PGBP के अंदर लेंगे. इसके लिए भी एक अलग से सेक्शन है, वो अपन पढ़ेंगे. इसके बाद हमने कॉम्पनसेशन के बारे में भी पढ़ा था कि जब आपका बिजनेस से रिलेटेड कोई भी अग्रीमेंट है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है जो टर्मिनेट होता है या मॉडिफाई होता है, जिसके अंदर हमने 4 चीज़ें देखी थी, है ना. कंपनी मैनेज करने का कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी प्रेमाइसेस मैनेज करने का कॉन्ट्रैक्ट, है ना. ठीक है, उसके बाद आप गवर्नमेंट को दे देते हो. उसके बाद फिर एक था कि एजेंसी बिजनेस था आपका, वो उसका कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई या टर्मिनेट हो गया. और 4th पॉइंट था कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो बिजनेस से रिलेटेड है, ये टर्मिनेट हो गई या मॉडिफाई हो गई तो जो अमाउंट आएगा वो पूरा का पूरा PGBP हेड में ही टैक्सेबल होगा. ये था बेटा आपका सेक्शन 28, है ना. इतनी चीज़ें आप PGBP हेड के अंदर इनकम में लोगे. ठीक है ना. अब इस 28 में जितनी भी इनकम्स आपने ली वो कैलकुलेट कैसे होंगी. जो भी आप रेवेन्यू डिराइव करोगे उसमें से आप एक्सपेंसेस माइनस करोगे. ठीक है, जो भी आप बिजनेस में रेवेन्यू डिराइव करोगे, जो भी आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, उसमें से आप खर्चे माइनस करोगे जो कि दिए गए हैं सेक्शन 30 से लेकर 43D के अंदर. ये सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस और डिडक्शंस माइनस करने के बाद आपकी नेट इनकम बचेगी जो कि टैक्सेबल होगी. ठीक है. एक डिस्कशन स्पेक्यूलेशन बिजनेस से रिलेटेड है, बट ये कम्प्लीटली अलग ही टॉपिक है बेटा. इसको मैं सबसे लास्ट में कवर करूँगी जब PGBP एंड होगा. तो PGBP की आखिरी वीडियो में अपन स्पेक्यूलेशन बिजनेस के बारे में बात करेंगे. ठीक है, अभी अपन ने ये समझा कि सेक्शन 28 के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं जो कवर होती हैं. ठीक है, अब बेटा कैलकुलेशन कैसे होता है. सेक्शन 29 बताता है कि PGBP आर टू बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 30 to 43D. जो भी आपने रेवेन्यू लिखा है, ठीक है, उसमें से आप 30 से लेकर लाइन से सारे डिडक्शंस माइनस करते जाओगे. ठीक है, जब आप सारे डिडक्शंस माइनस कर दोगे तो आपके पास नेट इनकम बच जाएगी जो आपके हाथ में टैक्सेबल होगी. तो नेक्स्ट वीडियो में अपन एक एक करके सेक्शन 30 से स्टार्ट करेंगे, है ना, और कवर करते जाएंगे सारे डिडक्शंस, अलाउड डिडक्शंस देखेंगे और कौन से डिडक्शंस, कौन से एक्सपेंसेस डिसअलाउड हैं वो देखेंगे. ठीक है.